परमाणु एक ऐसा विषय, चाहे जब जिस देश ने भी इस पर पकड़ बनाने की कोशिश की, इस परमाणु शक्ति को हासिल करने की कोशिश की, अमेरिका के पेट में दर्द जरूर हुआ। भारत के साथ भी यही हुआ और पाकिस्तान के साथ भी, और कई देशों पर अमेरिका ने कोशिश की कि नियंत्रण किया जाए, परमाणु संपन्न शक्ति उसे होने से रोका जाए। ईरान को लेकर भी कुछ उसकी मंशा शायद यही है, या फिर तेल के कुओं पर है उसकी नज़र। क्या है ये पूरा विषय, समझने की कोशिश करेंगे। आज अंकुर जी हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए, और बहुत स्वागत है आपका। और अंकुर जी, क्योंकि ये जो विषय है एक ऐसा विषय जो लगातार लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का एक बहुत बड़ा कारण भी रहता है और केंद्र में भी रहता है। अभी जो हाल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शब्द इस्तेमाल किए गए ईरान के लिए, क्या मायने समझे जाए, उसका क्या मतलब है? देखिए, बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आप अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे, वी विल बॉम्ब यू, यानी कि हम आप पर हमला कर देंगे। दरअसल ईरान के जो ख्वाहिश है वो भी अच्छी नहीं है। वो बम के जरिए अगर परमाणु बम हासिल करेगा तो उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है, अमेरिका के खिलाफ कर सकता है, सऊदी अरब के खिलाफ कर सकता है, तो वो भी कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक पावर्स हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स हैं, उनके बीच में ये है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे, वो कायम रहे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी जारी की ईरान को कि या तो आप अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ बातचीत करें, और अगर ये बातचीत फेल होती है या किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। अब ये जो हमला है, ये अगर होता है तो क्या ये इतना आसान है? क्या पूरी दुनिया पे इसका कोई असर नहीं होगा? या फिर जो ईरान जो दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल सप्लायर है, उस पर कोई असर नहीं, उसका पूरी दुनिया पर कोई असर नहीं होगा? ऐसा नहीं है जी। अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरा इसका नतीजा ये होगा कि ईरान हमेशा हमेशा के लिए परमाणु बम का जो रास्ता उसने अख्तियार किया है वो रास्ते से उसे छोड़ना होगा। और तीसरा ये कि ईरान में एक बड़ा रिजीम चेंज यानी बड़ा बदलाव हो सकता है। अब ये मोटा मोटे ये असर हैं, ये असरात हैं जो ईरान पर हो सकते हैं। अब लेकिन समझना ये होगा कि क्या ये इतना आसान है? अमेरिका कैसे करेगा? अमेरिका के वहाँ पे कौन कौन से सैन्य अड्डे हैं जहाँ से हमला हो सकता है? आशीष, आपको याद होगा कि पिछले साल 2024 में भी इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसराइल ने हालांकि उसकी डिटेल्स ज़्यादा नहीं दी थी क्योंकि वो एस्केलेट नहीं करना चाहता था, लेकिन ईरान ने साफ साफ कहा था कि हम पर कुछ असर नहीं हुआ। नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक संस्थाएं हैं जो इसको नियंत्रित जरूर करती हैं, लेकिन ये अमेरिका की अलग से ये नूरा कुश्ती उसकी जरूर रहती है। वो कहीं ना कहीं पिंच करता है हर देश को। भारत के साथ भी उसने क्या कुछ किया था, ये सब हम सभी जानते हैं। और अब इस वक्त जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, ईरान अगर परमाणु संपन्न होना चाहता है, ठीक है, उसकी मंशा ठीक नहीं है, लेकिन हर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। क्या ये उसका हनन नहीं है? बिल्कुल है। एज ए सॉवरेन कंट्री सबको अपनी एक डिटरेंस बनाने का, न्यूक्लियर डिटरेंस बनाने का एक अधिकार होता है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो गवर्नमेंट है या वो जो कंट्री है वो है कैसा, वो क्या डेमोक्रेसी है? क्या इंडिया की अगर आपने बात की तो इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन जहाँ ऑटोक्रेटिक रिजीम होता है, जहाँ पर फंडामेंटलिज्म होता है, अगर उन कंट्रीज़ के पास परमाणु हथियार होंगे तो कहीं ना कहीं देर या सवेर पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। ये बात भी हमें समझनी होगी, क्योंकि ईरान जैसा एक कंट्री जहाँ पर उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, उस तरह की लिबर्टी नहीं है, सभी जो बाकी जो एक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, जो बुनियादी हक और हकूक़ होते हैं लोगों के, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात, ईरान की मंशा ये है शुरू से कि जो पूरी मुस्लिम उम्मा है वो उसका लीडर बनना चाहता है। अब इसमें प्रॉब्लम सऊदी अरब को भी है। सऊदी अरब चाहता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो उसका क्या होगा, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया का सबसे रिचेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके पास वो अमेरिका का अलाई भी है। तो वो चाहता है कि पावर ऑफ बैलेंस जो है पूरे मिडिल ईस्ट में वो बदल जाएगा। तो अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे तो फिर सऊदी अरब, इजराइल और बाकी जो कंट्रीज हैं, कतर, उनका क्या होगा? वो भी, उनकी भी ख्वाहिशात होंगी कि हम भी परमाणु हथियार रखें। तो ये पावर ऑफ बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका कंटेन चाहता है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की अमेरिका के पेट में दर्द क्यों होता है, बेसिकली आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि
सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया में जिस तरह से पावर डायनामिक चेंज हुई, तो उसमें अमेरिका का दबदबा अभी भी है। अमेरिका जिस कंट्रीज़ को चाहता है कि वो परमाणु हथियार रखे या ना रखे, वैसे तो ये किसी के पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूरी मानवता के लिए खतरा है। परमाणु हथियार होना या परमाणु हथियारों का इजाद होना अपने आप में एक दूसरी डिबेट है कि ये क्यों हुए, क्या होना चाहिए था। लेकिन अगर ये ज़्यादा लोगों देशों के पास होंगे तो पूरी दुनिया के लिए खतरा भी है, क्योंकि 10 में से कोई एक कंट्री तो ऐसा हो जाएगा जो उसका इस्तेमाल भी कर देगा। और खास करके अगर ईरान के पास है तो ये बंदर के हाथ में तलवार देने जैसी बात हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के चारों तरफ जितने भी एक मिडिल ईस्ट में एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी है, जो लोगों को नज़र नहीं आता। तो अगर ईरान के पास होंगे तो जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं वो लामबंद हो जाएंगे, और वो अमेरिका के अलाई है। अलाई मतलब बिल्कुल दोस्त। तो सऊदी अरब आप देखिए ना कि सऊदी अरब में तो अमेरिका के बेस है, कतर में भी हैं, बट कतर कहीं ना कहीं फिर भी कुछ फंडामेंटल फ्रैक्शंस भी हैं वहाँ पे जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट सऊदी अरब के लिए मुश्किल होगी। लेकिन इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हमेशा से खोजे जाने की कोशिश की जाती रही है कि अमेरिका के द्वारा जो ईरान पर प्रतिबंध या जिस तरह से भी, चाहे वो धमकी भरे शब्दों में कह करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने संतुलन की बात कही, आग के लिए पानी का डर ये बना रहना बहुत ज़रूरी है, शक्ति के लिए संतुलन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह की बहस होती है तो एक अलग माहौल बनता है और कई और मुद्दे भी इससे प्रभावित होते हैं। देखिए, पावर ऑफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन द सेंस मैं उस नज़रिए से भी कह रहा हूँ कि परमाणु हथियार होना और उनका फिर इस्तेमाल करना, हम जिस दुनिया की तरफ बढ़ना चाहिए शायद हम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब कंट्रीज़ के पास ज़्यादा हैं, मतलब जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। तो अब ये जो ट्रीटी हुई थी ये यूएन में कि परमाणु हथियारों का जो प्रसार है वो रोका जाएगा, तो उसको लेके सभी देशों ने सहमति जताई थी। इंडिया ने ये भी कहा था कि हम आगे न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास जितने हथियार हैं वो हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है, डिटरेंस के लिए हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक ईरान का मामला है, ईरान की बेसिकली जो ख्वाहिशें हैं, जो उसकी वो हैं, वो इज़राइल उसका नंबर 1 दुश्मन है। वो चाहता है कि इज़राइल का पूरा नामो निशान हटा दिया जाए पूरे नक्शे से, दुनिया से। दूसरा, उसकी जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें चाहता है कि मैं उसमें सबसे बड़ा मुल्क बनूं, लीडर बनूं। तो उसमें सऊदी अरब को भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बाद में कतर को भी हो सकती है, ओमान को भी हो सकती है, और बाकी जितने मिडिल ईस्ट के कंट्री है उनको भी है। तो ये पूरा एक इनकी मिडिल ईस्ट की राजनीति भी है। लेकिन अभी जो मौजूदा जो डर है, जो लड़ाई है, वो इज़राइल को लेके है, क्योंकि इज़राइल और हमास की जब जंग शुरू हुई उसके बाद ये सब शुरू हुआ। इज़राइल ने ब्लेम किया कि सारा ईरान ने सपोर्ट किया हमास को, फिर हिजबुल्लाह को ईरान ने बोला कि आप अटैक करो इज़राइल पे। तो फिर ये जितना भी पूरा गेम हुआ, तो इज़राइल का आरोप ये है कि ईरान ने किया। ईरान का कहना ये है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, इसलिए हमने सपोर्ट किया उन ग्रुप्स को, जितने भी रेडिकल ग्रुप थे। तो अब ये लड़ाई इस महज पे पहुंच गई है कि अब फैसला अमेरिका को लेना है, क्योंकि पिछले साल भी हमला हुआ था, इजराइल ने हमला किया था ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। हालांकि उसकी मीडिया में ज़्यादा बातें नहीं हुई थी, लेकिन अब फिर से अमेरिका ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम इसको अब अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान की तरफ से भी बयान आए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति के आए हैं बयान, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, उनके बयान आए हैं कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इवन उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी याद रखेगा। अब वो कितना वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो अलग बहस का विषय है। लेकिन इन सब में जो देखिए हमारा चर्चा का जो कंक्लूजन है वो भारत का जब तक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, मुझे लगता है कि वो ढंग से नहीं निकल पाए। इसमें भारत के लिए इस चुनौती क्या रहेगी, या भारत के लिए क्या कोई चिंता की बात है, या अमेरिका का विषय, ईरान का विषय वो आपस में निपट लेंगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो भूमिका हम इन दिनों देख रहे हैं, उस लिहाज से भारत की भूमिका यहाँ पर आप कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया के लिए काफ़ी एक ईरान हमारा एक तरह से पड़ोसी देश है। ईरान पर अगर अटैक होता है, वहाँ पे लड़ाई लंबी चलती है, तो जो ऑयल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी पूरी दुनिया में,
और इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक समस्या पैदा होगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पे होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज़ है, यानी कि जो ईरान का के पास में जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज़ है, जहाँ से कमर्शियल वाहन, कमर्शियल जो पोत जाते हैं, वो पूरा जो रास्ता है वो पूरा एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा जब लड़ाई होगी। उस पर वार जोन बन जाएगा, तो वहाँ पे जितने भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेस पासिंग नहीं हो पाएगी, तो वो एक मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एज ए इकोनॉमिकली ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और इसका असर इंडिया पे भी नहीं होगा, इसका असर पूरे रीजन पे होगा, पूरे मिडिल ईस्ट पे होगा। और जिन देशों की इकोनॉमी ख़राब है, अगर पाकिस्तान सोचता है कि ईरान पे अटैक अमेरिका करेगा तो उसको क्या, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो भी बगल में ही है। तो इसका पूरे, अगर असर की बात करें तो पूरे रीजन पे होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये बातचीत से हल हो सकता है? मुझे लगता है कि बातचीत से हल हो सकता है, और ईरान को बातचीत करनी चाहिए, और ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया का कितना रोल होता है। इंडिया भी ईरान से कह सकता है कि आप बातचीत करें, या इंडिया की कोई अगर भूमिका ऐसी तलाशी जाए तो उसमें भी देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हों जिसमें ईरान को एंगेज किया जाए, क्योंकि युद्ध ऑलरेडी यूक्रेन वाला आपने देखा, हमास इजराइल का देखा, अब अमेरिका, इजराइल और ईरान का अगर युद्ध होता है तो पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि रूस यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म हुआ भी नहीं है, कि ये एक और संभावनाएं यहाँ पर आशंकाएं बन रही हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत कभी अमेरिका से, कभी पुतिन से हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हमें न्यूट्रल होने का आरोप हम पे लगता है, हम पक्षधर हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। तो इस लिहाज से भी भारत की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है, जैसा कि अभी सर जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक और सवाल है हम कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, अगर हमला हुआ तो तेल की कीमतों के बढ़ने के साथ साथ हम और भी बड़े इफेक्ट इस पूरे रीजन पर देख सकते हैं। वो कौन कौन से विषय होंगे, इस पर भी बताइएगा कि क्या ये विषय भारत को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि तेल की कीमतें $100 पर बैरल तक जा सकती हैं अगर युद्ध लंबा छिड़ा, नंबर 1, जैसा हम यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं। नंबर 2, मैंने बताया कि जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज़ है वहाँ से पूरा मूवमेंट बंद हो सकता है। 2, और तीसरा असर ये भी होगा कि लड़ाई जब भी लंबी चलती है तो उसका असर उसकी जद में जो आसपास के कंट्रीज़ हैं वो भी आ जाते हैं। अब ईरान का कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से सपोर्ट कतर ने भी किया है। कतर इज़ आल्सो ए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, वो भी मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। सऊदी अरब ईरान के हालांकि खिलाफ है, अमेरिका का अलाई है, वो भी, उस पर भी असर होगा। तो मुझे लगता है कि पूरा रीजन जो है कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे में यही बात है कि ऑलरेडी हम 2 या 3 साल हो गए यूक्रेन युद्ध को, क्या पूरी दुनिया फिर से एक युद्ध देखना चाहती है? तो मुझे लगता है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि दुनिया में बार बार जंग होना, लड़ाइयाँ होना, उससे कोई हल नहीं है। अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को, मुझे लगता है कि उसको देखना चाहिए, कि उसको पुनर्विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो पीसफुल पर्पस के लिए हो। लेकिन अमेरिका वेस्ट के बीच में और ईरान के बीच में जो मिसट्रस्ट है, जो डिस्ट्रस्ट है, वो इतना ज़्यादा है, अविश्वास का जो माहौल है कि ईरान कहता है कि ये मेरा पूरा जो प्रोग्राम है ये पीस के लिए है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए है। अमेरिका और वेस्ट जो कंट्री है, IAEA कहता है कि नहीं, आप परमाणु बम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे माहौल में जो आखिरी जो रास्ता बचता है वो लड़ाई है। अब लड़ाई की बातें हो रही हैं जी, और ये लड़ाई काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दिनों जहाँ भी युद्ध चल रहे हैं वहाँ पर शांति के लिए जब भी बात होती है तो एक नाम ज़रूर गूंजता है, वो है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अभी इस वक्त इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका की यदि बात करें तो वो भी काफ़ी अहम हो जाती है। जैसा कि अभी सर ने जिक्र किया कि ईरान जो भारत का पड़ोसी देश है वो भी पड़ोस में अपने जितने भी पाकिस्तान और चाइना को छोड़ करके, हालांकि चाइना के संबंध में भी प्रधानमंत्री ने बहुत सॉफ्ट शब्दों का यूज़ किया था अभी हाल के एक पॉडकास्ट में भी, क्योंकि आप आस पड़ोस के साथ अगर बातचीत और व्यवहार अपना बना कर रखते हैं तो आपका रहना थोड़ा अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, चुनौतियाँ चाहे अपने स्तर पर जो भी हों। लेकिन युद्ध की क्या सुगबुगाहट है, क्या संभावनाएं हैं,
अभी जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच द्वंद्व चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को हमने एक बिहेवियर चेंज इन दिनों देखा कि कुछ जगह पर वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ जगह पर वो एकदम से नरम पड़ जाते हैं। रशिया के साथ कितना बड़ा हमने लंबा पूरा वक्फा देखा है कि अमेरिका और रशिया, जैसे भारत और पाकिस्तान की बात कही जाती है, हमने वो रिश्ते भी देखे और आज हम देख रहे हैं दोनों देश गलबैयां कर रहे हैं। ये बदलाव क्या है, अगर आप समझाना चाहें तो? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिक्स करने का अंदाज है, नैरेटिव सेट करने का अंदाज है, वो इस तरह का है। अब आप देखिए कि उन्होंने सीधे सीधे ईरान को कहा है कि आप बातचीत के साथ हमारे साथ आए, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी ईरान ने। आप हमारे साथ बात करें, अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम आप पर हमला कर देंगे। तो जो उनका अंदाज है वो ऐसा ही है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है, मुझे लगता है कि इज़राइल और यूएस, उन दोनों ने ये मन बना लिया है कि ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का चैप्टर है, नाउ इट इज़ कमिंग टू एन एंड। और वो एंड कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर जो अमेरिकन प्रपोजल है बातचीत का, वो पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। इस रिजेक्शन के बाद मुझे लगता है कि कुछ टेंशन जो मिडिल ईस्ट में है वो बढ़ेंगी, अभी घटने का नाम नहीं है। और अमेरिका के जितने भी वहाँ पे वॉरशिप्स हैं, सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल कमांड के जितने भी वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन से आपने देखा भी होगा कि B-52 बॉम्बर्स भी उन्होंने कुछ अपने जो बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, वहाँ पे भी तैनात कर दिए हैं। तो वो एक दबाव बनाने की रणनीति है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर पूरी तरह से दबाव बनाना चाहते हैं, चाहे उसमें स्टील फाइटर्स हों, ताकि ईरान पे जब हमला करना पड़े तो वो पूरी तरह से हों। उसके जितने भी कमांड सेंटर हैं, मिसाइल सेंटर हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, सारी एक बार में ही तबाह की जाए। तो ये अमेरिका का प्लान है। अब ईरान ने भी हालांकि कहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ईरान अगर अमेरिका अटैक करता है इजराइल के साथ मिलके, या सऊदी अरब के बेसिस यूज़ करता है, तो ईरान के लिए उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान तो अकेला कंट्री है। ईरान के पास उतने सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं है, स्टील फाइटर नहीं है। तो लड़ाई अगर चली तो 1-2 महीना तो चलेगी, लंबी भी चल सकती है। लेकिन देखना होगा कि अमेरिका का जो रेस्पॉन्स होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इस बार मन बना रहा है कि अगर हम अटैक करेंगे तो वो अटैक जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, उनको पूरी तरह ख़त्म करेंगे। निश्चित रूप से। और चूंकि अमेरिका को देखिए, इजराइल के लिए कितना अमेरिका लगातार सपोर्ट करता रहे तो पूरी दुनिया ने देखा ही। लेकिन इस युद्ध में इजराइल की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? क्या वो बेस बनाने के लिए अमेरिका को जगह देगा? क्या वो आगे बढ़कर इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अमेरिका हमला करे? बिल्कुल। लास्ट ईयर जो 2024 में जो हमला हुआ था, वो इजराइल ने जो किया था ईरान पर, वो अमेरिका से पूछ के किया था। और दूसरी बात, जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसका भी फ़ायदा अमेरिका को मिलेगा। तो इजराइल का पूरा सपोर्ट होगा, यानी कि जब इजराइल और अमेरिका अटैक करेंगे ईरान पे तो दोनों मिलके ही करेंगे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। कुछ चीज़ें इजराइल की बेहतर हैं, कुछ इंटेलिजेंस भी हो सकती है, उसमें सैटेलाइट गैदरिंग हो सकती है, वो इजराइल प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो अमेरिकन वेपनरी हैं, जिसमें स्टील फाइटर हैं और बाकी कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और जो यूएस नेवी का जो सपोर्ट होगा वो यूएस नेवी का ही होगा। तो इसमें दोनों देश मिलके ही करेंगे। हालांकि उसमें नाम अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अब कहते हैं कि जो ईरान है वो ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने चाहिए, ये उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा। तो इस बात की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके पूरा मुतमईन होना चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो। तो इसके लिए उन्हें जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। इसमें इजराइल का सपोर्ट लेना पड़े, इसमें सऊदी अरब का लेना पड़े, इसमें कतर का भी लेना पड़े, या किसी और कंट्री का लेना पड़े, तो वो लेंगे। तो ये तो इमिनेंट है। मतलब लेकिन सीधे तौर पर, हालांकि अमेरिका को सीधे तौर पर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, एक अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर अमेरिका को डर इस बात का ज़रूर रहेगा कि अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाता है तो उन परिस्थितियों में उसके आसपास के जो देश अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक
जरूर वो तो पावर ऑफ बैलेंस बिगड़ ही पावर जाएगा। ऑफ बैलेंस वहां पर डिसबैलेंस हो जाएगा। इस वजह से बार बार अमेरिका कोशिश यही कर रहा है कि ये परमाणु जो टेस्टिंग है वो रोकी जाए किसी भी तरीके से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परमाणु केंद्र या परमाणु शक्तियों को नियंत्रित करने वाले एजेंसीज हैं उसमें भी अमेरिका का दखल ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली है। देखिए, इसराइल को लेके जो ईरान का स्टैंस है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने बार बार कहा है कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से हटाना चाहते हैं। तो जब ईरान ये सब बातें कर रहा है तो उसका मतलब उसका क्लैरिटी ये है कि हम इसराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अमेरिका, इसराइल अमेरिका का अलाई है, तो अमेरिका उस परिस्थिति में किसी भी तरीके से ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वो इसराइल पर इस तरह का कोई बड़ा हमला करे। अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान, तो वो पूरी दुनिया के लिए और इवन उस पूरे खित्ते के लिए, उस पूरे रीजन के लिए पावर ऑफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। सऊदी अरब को भी खतरा है, क्योंकि सऊदी अरब को खतरा हुतीज़ से है, जो यमन के हुतीज़ हैं। अब जो हुतीज़ हैं उनको सपोर्ट ईरान करता है, तो इसराइल के सऊदी अरब के लिए भी पूरा गेम बिगड़ जाएगा। तो सऊदी अरब चूँकि अमेरिकन अलाई है, तो सऊदी अरब भी चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, मिडिल ईस्ट में किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो। तो ये सऊदी अरब भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। हालांकि इसराइल के पास हैं ये, लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने नहीं है उस तरह ऑफिशियली, बट इसराइल के पास ये कैपेबिलिटी है। और इसराइल, मुझे लगता है कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जो स्टेल्थ फाइटिंग या जिस तरह से इसराइल संपन्न है, वो संपन्नता भी ईरान के पास नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है जो मैच्योरिटी भारत या अमेरिका या इसराइल जैसे देशों के पास है फाइटिंग के लिए। वो फाइटिंग स्पिरिट या वो फाइटिंग स्टाइल या सैनिकों का, सैन्य हथियारों का किस तरह से कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाए, शायद अमेरिका के पास या भारत के पास या इसराइल के पास या और देशों के पास वो सेंस होगा, लेकिन ईरान के पास वो सेंस नहीं है। इसका भी अभी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, जो भी अटैक्स हुए थे लास्ट ईयर भी, वो स्टील्थ फाइटर से ही हुए थे। F-35 उसमें है, B-52 बॉम्बर्स हैं। तो ये जो दुनिया के सबसे अजीम बेहतरीन जो फाइटर जेट्स हैं, ये अमेरिका के पास है। अमेरिका ने ये फाइटर जेट्स जो हैं इसराइल को दिए हैं, तो इसराइल इन्हीं का इस्तेमाल करता है। लास्ट ईयर जो भी अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, तो उसमें इसराइल ने B-52 और F-35 यूज़ किए थे। F-35 ऐसा स्टील्थ फाइटर है, मैं आपको बताना चाहूँगा आशीष, कि वो रडार पे नहीं आता। तो जब दुनिया के जितने भी बड़े रडार सिस्टम हैं, जब वो उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं कि टेनिस बॉल जितना एक कुछ दिखता है, लेकिन उससे पता नहीं चलता है कि फाइटर जेट है। तो वो रडार पे भी नहीं आते। तो वो जो जेट हैं उनका इस्तेमाल लास्ट ईयर भी हुआ था। हालांकि उस समय लिमिटेड अटैक था, इसराइल ने कहा था कि वी आर रेस्पोंडिंग विद द लिमिटेड अटैक। लेकिन अगर इस बार अटैक हुआ, तो इस बार अमेरिका और इसराइल के बीच में ये कहीं ना कहीं पहले से समझौता होगा कि भाई अब की बार जब इसराइल ईरान पर हमला करना है, तो उसमें ईरान की जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो नतांज में हों या दूसरे और जगह हों, उन्हें पूरी तरह तबाह और बर्बाद करना है। अब ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी, एक तो ईरान बहुत बिखरा हुआ है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। कुछ फैसिलिटीज़ पहाड़ों के अंदर हैं, और पहाड़ों के अंदर काफ़ी गहराई में है। तो उसके लिए भी अमेरिका को जब अटैक करना होगा, तो वो जो इंटेंसिटी होगी बॉम्ब की, या वो जो बॉम्ब डाले जाएंगे, वो कई सौ टन के डालने पड़ेंगे। मतलब वो इतने बड़े वो भी गाइडेड होने चाहिए, वो भी गाइडेड होंगे, और वो इतने भारी होंगे। तो अब उन ऐसे भारी बम कौन फाइटर जेट निकाल सकता है? वो B-52 हैं, वो F-35 हैं। तो उनके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो इतने बड़े बड़े बम वो डालें, और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पहाड़ को काट के अंदर बनाई गई हैं, उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से तबाह किया जाए। तो ये अमेरिका के पास ही टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग इसराइल भी करता रहा है। तो अगर लड़ाई हुई तो वो फिर इनका ही इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। और ये भारत के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होगा, क्योंकि ईरान पड़ोसी देश है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने ट्रम्प का वो बयान भी सुना होगा कि नरेंद्र मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, तो क्या वो नरेंद्र मोदी की सलाह मानेंगे कि ईरान पर हमला ना किया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अगर लड़ाई हुई तो उसके डायनामिक्स अलग होंगे, उसमें भारत का उस तरह डायरेक्ट रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके इसराइल और अमेरिका का जो डीप स्टेट है, जो सोचता है, वो एक अलग नज़रिया है। वो कभी उनका
क्लैरिटी ये आ गई है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। तो ऐसे में इंडिया का बीच में पढ़ना या बातचीत करना वो मुनासिब नहीं होगा, और ना इंडिया इस बारे में पढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो पहले से मन बना चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने दोस्ती की बात की, वो एक बिजनेस रिलेशन की बात है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ चीज़ों में ड्यूटीज़ में कट चाहते हैं भारत के साथ, जो और वो खालिस बिजनेसमैन है। खालिस बिजनेसमैन है, तो वो उनको लेके बयान है। बाकी ईरान को लेके अमेरिका को ये पता है कि ईरान को इज़राइल उनका अलाई है अमेरिका का, कि ईरान को लेके जो हमारा नैरेटिव है डोनाल्ड ट्रंप का है या मौजूदा रिजीम का है, वो साफ़ है। वो इस तरह साफ़ है कि ईरान के पास किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना हो। ईरान को पूरी तरह डिसआर्मामेंट कर दिया जाए, ईरान में हो सके पॉसिबली रिजीम चेंज कर दिया जाए, और जो खुमैनी हैं, जो उनके टॉप सुप्रीम लीडर हैं, उनको भी इवन सत्ता से बेदखल किया जाए। ये अमेरिका और इजराइल का प्लान है। और अभी ये प्लान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि ना तो अमेरिका का ही प्लान पूरी तरह से फुलफिल हो पा रहा है, और ना ही ईरान अपनी पूरी तरह से चला पा रहा है। और वर्तमान परिस्थितियों में जो हालात अभी हम देख रहे हैं इन दिनों, उसमें संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को अगर देखा जाए तो ये कुछ समय अभी ले भी सकती हैं, और कुछ समय हो सकता है कि इसमें कुछ समय बाद नल एंड वॉइड भी हो जाए, और हो सकता है कि युद्ध ना भी हो। लेकिन वर्तमान जो समय है थोड़ा सावधान और थोड़ा सतर्क रहने का है, इसलिए भी क्योंकि युद्ध एक तरफ हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन का चल रहा है, एक तरफ इजराइल जो है लगातार हमास के नाम पर और जिस तरह से हूती विद्रोहियों के नाम पर अमेरिका युद्ध को छेड़े हुए है, वो शांत हो तो इस संबंध में बातचीत हो पाएगी। क्या अगर शांति की बात होती है तो पहले रूस यूक्रेन को शांत कराना पड़ेगा, इजराइल को शांत कराना पड़ेगा, उसके बाद इस पर बात हो पाएगी? इस वर्तमान परिस्थिति में ये बात कर पाना संभव होगा? नहीं, ये मल्टी लेवल चल रही है बातचीत। रूस के साथ अमेरिका की और यूक्रेन की जो बातचीत थी सऊदी अरब में, वो 21 मार्च के आसपास हो चुकी है। लेकिन ये जो ईरान वाला मैटर है, ये अलग डायमेंशन में है। तो अमेरिका एक ही समय में 2-3 जो समस्या हैं, जो मसले हैं, उन पे एक साथ ही काम कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध भी ख़त्म करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान को भी साधना चाहता है। तो अमेरिका में एक साथ ही लगातार चीज़ें हो रही हैं। तो ये हम इस बात को सोचें कि पहले यूक्रेन युद्ध निपटाएगा तब अमेरिका इधर ईरान में आएगा, ऐसा मुश्किल है। मेरा मानना है कि अगर अमेरिका को हमला करना होगा तो वो कर देगा, वो यूक्रेन वाला मैटर का इंतज़ार नहीं करेगा। और जिस तरह की ट्रंप की वहाँ पे पॉलिटिक्स करने की जो उनका तरीका है, अंदाज़े बयां है, वो अलग है। वो जल्दी जल्दी अपने लोगों को दिखाना भी चाहते हैं कि देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो मैंने वादे किए थे चुनाव में वो मैं पूरे करना चाहता हूँ। तो वो इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर उनको ईरान पे हमला करना होगा तो कर देंगे, यूक्रेन वाले मैटर को बाद में सुलटाएंगे निश्चित रूप से। और एक बहुत बड़े शक्तिशाली देश का एक शक्तिशाली पद होना भी अपने आप में एक नशा है। और हालांकि ये सकारात्मक है या नकारात्मक, ये तो है बहरहाल ट्रंप के आने वाले समय में लिए गए फैसलों से पता चलेगा। आप कुछ कहना चाहें, हमें अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ बात खास लगी तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आकर के उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको लगा कि बहुत जानकारी आपको इससे मिली तो अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।